Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है और ये टॉपिक आज आपकी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रोम्बोसिस। मेनली हम इसमें बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ऊपर। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। बस आप लास्ट तक सुनते चलें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ये जाने कि थ्रोम्बोसिस क्या है। थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट विद इन ए ब्लड वेसल। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, इनके अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड वेसल है उसके अंदर क्लॉट बनेगा। किसका क्लॉट? ब्लड का क्लॉट। ब्लड का क्लॉट बनेगा तो क्या करेगा? हमारे फ्लो को, ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थ्रोम्बोसिस क्या है। थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन को कहते हैं। किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, और उस क्लॉट को थ्रोम्बस कहा जाता है। ठीक है, तो जो ब्लड का क्लॉट होता है यानी उसको थ्रोम्बस कहते हैं। और वो थ्रोम्बस जो है किन चीजों से बना हुआ होता है? वो फेब्रिन से बना होता है, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स भी होते हैं। इन चीजों से मिल करके जो क्लॉट बनता है उसे बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फैट और कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो सके उतना खाए। ठीक है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होकर के थ्रोम्बस बना लेते हैं, क्लॉट बना लेते हैं, और उसके वजह से हमारा जो ब्लड का फ्लो है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो फ्लो को रोकेगा, वो ब्लॉक करेगा। टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस के दो प्रकार होते हैं, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एंड वेनस थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, तो वो होता है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। यदि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। कोरोनरी आर्टरीज, आप लोगों को पता होगा कि कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है कि ये हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई देगा तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो हार्ट काम करेगा। यदि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट को ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, यदि सेरेब्रल आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए यानी कि ब्रेन वाली आर्टरीज में हो जाए तो स्ट्रोक हो जाती है। ठीक है, अगला है वेनस थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होती है, जो हमारी ब्लड वेसल वेन्स होती है, वेन्स के अंदर क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है। और वेन्स के अंदर ब्लॉकेज होगी तो हमारी जो वेन्स होती हैं डीप भी होती हैं और सुपरफिशियल भी होती हैं। यदि डीप वाली वेन्स में हो गई तो उसे बोलेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ज़्यादातर हमारी लेग्स और पेल्विस एरिया में होती है। लेग्स वाले एरिया में जो हमारी डीप वेन है यानी कि जो इन डेप्थ वेन है, उन वेन्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है तो उसे बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और इस डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है कि कभी क्लॉट वो जो है वहां से ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर के सर्कुलेशन में आ गया। सर्कुलेशन में आएगा तो लंग्स की आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, लंग्स को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो जाता है। ठीक है, ये देखिए हमारे लेग्स की वेन है, डीप वेन है, इसके अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो ऐसे चल रहा है। यदि ये ब्लड एक्यूमुलेट होने लगे तो क्या होगा? क्लॉट बनाएगा, और क्लॉट बनाएगा तो रास्ता ब्लॉक होगा। आप ये देखें, हमारी इतनी वाइड एरिया है ब्लड को फ्लो करने के लिए, यहाँ नैरो हो गया आधा ब्लॉकेज की वजह से, और ब्लॉकेज की वजह से नैरो होगा तो ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगी और ब्लड यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। ठीक है, यदि मान लो यही क्लॉट यहाँ से ब्रेक होकर के आगे की ओर मूव कर जाए, ये आगे की ओर मूव करेगा, सर्कुलेशन में जाएगा, तो लंग्स की तरफ ब्लॉकेज कर सकता है, तो क्या करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों हो रहा है ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसके विर्चो ने ट्रायड बताया, यानी कि 3 रीजन बताए, तो उनके नाम पे पड़ा विर्चोस ट्रायड। ठीक, पहला कारण उन्होंने ये बताया कि वेनस स्टेसिस। वेनस स्टेसिस कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाए, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाना। ठीक है, वो होता है वेनस स्टेसिस। क्यों होगा स्लो? ड्यू टू इमोबिलिटी। यानी लो बहुत समय से कोई आईसीयू में पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, वो लेटा हुआ है, अब लेटा हुआ है, वो उसको कोई मूवमेंट नहीं करा रहा, बहुत समय से लेटा हुआ था, लंबे समय से लेटे हुए रहने से, इमोबिलिटी होने की वजह से ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा? वहां पे ब्लड रुकने लगेगा, स्टेसिस होने लगेगा, और वेनस स्टेसिस होगी तो वो क्लॉट फॉर्मेशन में पार्ट ले सकता है। ठीक है, अगला है इंडोथीलियल इंजरी। इंडोथीलियल, आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो इंडोथीलियल लेयर होती है। ठीक, तो इंडोथीलियल लेयर अगर डैमेज हो जाए किसी सर्जरी की वजह से, या फिर ट्रॉमा की वजह से, या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर इंडोथीलियल लेयर इंजरी होती है, हार्म होती है, तो इंडोथीलियल लेयर पे हार्म होने की वजह से वहां पे ब्लड क्या होने लगता है? एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक, क्योंकि वहां पे प्लेटलेट्स ज़्यादा आने लगते हैं, प्लेटलेट्स ज़्यादा आएंगे तो वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा और वो क्लॉट फॉर्मेशन कर सकता है। या फिर अगला कारण बताया विर्चो ट्रायड ने, विर्चोज ने क्या बताया अगला?
हाइपर कोगुलेबिलिटी यानी कि ब्लड में कोगुलेशन ज़्यादा होने लगे, कोगुलेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाए, यानी कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाए। क्यों हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर के कारण भी हो सकता है और प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, महिलाओं को बहुत डिस्चार्ज होते रहते हैं, ठीक, कभी ब्लड का डिस्चार्ज या फिर किसी का महिला का डिलीवरी हो गया तो पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि हेमरेज हो जाती है, ब्लड का डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगता है। तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल में रखने के लिए नेचुरली हाइपर कोगुलेटिविटी स्टेज आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर का ब्लड होता है वो ज़्यादा कोगुलेट होने की टेंडेंसी में आ जाता है। या फिर कैंसर की वजह से भी हो सकता है, कैंसर में क्या हो जाता है, हाइपर कोगुलेटी जैसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अगला है सर्टेन मेडिकेशंस। तो कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से क्या होने लगता है, हमारा ब्लड का क्लॉट बनने लगता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो महिला लेती हैं उनके ब्लड जो होते हैं कोगुलेट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 कारण दिया विर्चोज ने क्योंकि ब्लड क्लॉट क्यों हो रहा है। पहला उन्होंने बताया वेनस स्टेसिस यानी कि ब्लड का फ्लो कम हो जाना। अगला है एंडोथेलियल इंजरी, यदि एंडोथेलियल यानी ब्लड वेसल में डैमेज होती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगला हाइपर कोगुलेटी, ब्लड में कुछ ऐसी हो जाए कि कोगुलेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाए। क्यों क्या हो सकता है कारण? जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है और कैंसर और मेडिकेशन हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इमोबिलिटी की वजह से होगा, ठीक है। सर्जरी, ट्रॉमा, इन सब की वजह से हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती हैं तो ब्लड क्लॉटिंग की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन चीज़ों की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से भी बढ़ जाती है और स्मोकिंग, एडवांस्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होती जाती है और इलास्टिसिटी कम होती है तो क्लॉट बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। अगला है साइन एंड सिम्टम्स। यदि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? लेग स्वेलिंग, आप लोगों को जाहिर सी बात है समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, नैरो हो जाएगा ब्लड वेसल, नैरो होगा तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो एक जगह पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा, उसके प्रेशर पड़ेंगे, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड में आ सकती है, तो टिश्यू फ्लूइड में आएंगे तो स्वेलिंग तो होगा ही होगा, पेन भी होगा, टेंडरनेस भी होगा, ठीक। रेड एंड डिस्कलर्ड स्किन, सही बात है, आप लोगों को खुद भी समझ में आ रहा होगा क्यों होगा। वार्मथ एंड डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स, जो हमारी वेन्स होती हैं वो डायलेट हो सकती हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे सुपरफिशियल वेन्स हैं, डायलेटेड हो गए, और ये डीप वेन्स हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है, डायलेशन की वजह से ये मुड़ाव आ रहा है और इस मुड़ाव को वेरिकोज वेन भी कहते हैं। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो साइन सिम्टम्स होते हैं डीबीटी के वो फाइंड आउट करेंगे, उससे पता कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड, वेनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन चीज़ों का हेल्प लेते हैं। इससे क्या करते हैं कि वेन्स को विजुअलाइज करते हैं और उसको विजुअलाइज करके हम देख पाते हैं कि क्लॉट फॉर्म हुआ या नहीं। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हैं। एंटीकोगुलेंट थेरेपी कहने का मतलब जो ब्लड हमारा क्लॉट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका कोगुलेशन हो रहा है, उसके कोगुलेशन को रोक दें तो एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हैं, जैसे कि हिपेरिन एंड वारफेरिन। क्या करते हैं, ब्लड थिनर की तरह काम करते हैं, तो ब्लड को थिन कर देंगे तो कोगुलेट नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्लॉट नहीं बना पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक नाम से भी समझ में आ रहा है कि जो थ्रोम्बस बना है उसे तोड़ेंगे, यानी कि वहां से रिमूव कराएंगे या डिजोल्व कराएंगे। डिजोल्व करने के लिए क्या देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। अगला है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। थ्रोम्बेक्टोमी में क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉट बना है उसे कट करके रिमूव कर दिया जाता है। अगला है कंप्रेशन स्टॉकिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे सॉक्स होते हैं ना, उसी तरह से इनके लिए थोड़ा स्पेशल सॉक्स आते हैं, उन सॉक्स को पहनने से क्या करता है, वो कंप्रेस कर करके ब्लड का मूवमेंट को बढ़ा देता है, यानी कि जो लेग्स में क्लॉट बन रहा है तो ब्लड की मूवमेंट सही से नहीं होगी, तो जो कंप्रेशन होगा सॉक्स की वजह से वो धीरे धीरे ब्लड का मूवमेंट को इंप्रूव करा देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा, और अच्छे से आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।